हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट विद भूपेश यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 48th नंबर का जो G7 सम्मेलन हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम। क्या इस सम्मेलन में खास बातें रहेगी। तो मैं शुरुआत करता हूँ इस क्लास का। आपको बता दें आज हमारा टॉपिक में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि यह जो G7 का 48th नंबर का जो बैठक है ये क्यों चर्चा में रहा। तो देखो चर्चा में क्यों है, ये क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं ये पढ़ेंगे हम सबसे पहले। फिर G7 जो ग्रुप है उसके बारे में देखेंगे कि क्या ये ग्रुप रखता है वैल्यू और इसके बारे में डिटेल, इसका हिस्ट्री क्या है। देन G7 की स्थिति वर्ल्ड लेवल पे अभी क्या स्थिति है इसकी, सम्मेलन की प्रमुख बातें क्या क्या रही और भारत का इस सम्मेलन से क्या लेना देना है इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये हमारा पूरा पार्ट रहेगा आज का कि क्यों चर्चा में है G7 के बारे में, स्थिति, सम्मेलन की बातें और भारत। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है ये टॉपिक। ध्यान दीजिएगा चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में है क्योंकि पीएम मोदी जो है हमारे वो 48th नंबर के सम्मेलन में भाग लिए हैं। साथ में जर्मनी का दौरा किया है। जर्मनी का दौरा किया है दैट मीन्स जर्मनी में ही इस सम्मेलन की अध्यक्षता हुई है। जर्मनी के अंदर ही ये सम्मेलन हुआ था। तो आपको याद रखना है कि जो 48th नंबर का शिखर सम्मेलन है G7 का वो हुआ है जर्मनी में। और हमारे इंडिया की तरफ से हमारे पीएम ने पार्ट लिया इसके अंदर और पीएम को बुलाया गया था स्पेशली जर्मनी की तरफ से। साथ में जर्मनी ने हमारे इंडिया के अलावा यहाँ पर अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका जैसे देश जो है, 4 अन्य देश जो है आपके उनको भी बुलाया था। टोटल G7 जो ग्रुप है आपका उसमें 7 कंट्री है। देन 4 कंट्रियाँ और बुलाई थी और एक इंडिया, मतलब टोटल यहाँ पर अगर आप देखें तो 12 देशों ने भाग लिया, जिसमें से 7 तो सदस्य हैं और 5 जो है वो अतिथि देश है। ठीक है, अतिथि देश कौन कौन से वो याद रखना है। इंडिया के साथ साथ ये 4 देश भी अतिथि देश है। ठीक, याद रहे यहाँ पर पीएम ने जो भाग लिया है उस पीएम ने अपने पार्टिसिपेशन में इन्वायरमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ और आपका जेंडर इक्वलिटी और यहाँ पर लोकतंत्र जैसे विषयों पर चर्चा करे हमारे पीएम ने। हमारे पीएम इस बारे में बात करके आए हैं वहाँ पे। अगर बात करें G7 ग्रुप की तो जैसा कि मैंने बताया था शुरुआत में ही कि हम सबसे पहले देखेंगे चर्चा में क्यों है। तो एक टॉपिक ये क्लियर होता है कि G7 क्यों पढ़ना पड़ रहा है अभी। 48th नंबर का जो समिट है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जर्मनी में जो सम्मेलन हुआ उसमें हमारे पीएम ने पार्ट लिया। G7 के बारे में अगर बात करें तो G7 क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है, मतलब देशों का ग्रुप है ये, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। तो G7 एक ग्रुप है जो 1975 में स्थापना हुआ था। स्थापना करते समय अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और जापान, मतलब ये 6 देशों ने भाग लिया था। तो शुरुआत में इसका नाम था G6। फिर बाद में 1976 में इसमें एक दूसरा कंट्री ऐड हुआ जिसका नाम है कनाडा। तो कनाडा के ऐड होते ही ये कितना हो गया, G7। ये याद रखना है आपको इसका हिस्ट्री कि शुरुआत में 1975 में इसकी स्थापना हुई और 1976 में कनाडा इसके अंदर शामिल हो गया, G7 बन गया ये। G7 बनने के बाद में 1998 में जो USSR है आपका, जो सोवियत संघ रूस जो था, जिसके 1989 के अंदर जो इसका विघटन हो गया, विघटन के बाद में इसको जब रूस अकेला रूस बना तो रूस इसका पार्ट बना, G7 का हिस्सा बन गया रूस, और इसी हिसाब से इसका नाम बन गया G8। तो शुरुआत में G6 था, बाद में G7 हो गया, इसमें रशिया ऐड हो गया 1998 में और ये बन गया G8। G8 बन गया। G8 बनने के बाद में यूक्रेन का क्रीमिया वाला क्षेत्र, अभी जो हमला हुआ है यूक्रेन पे वो वाली बात नहीं कर रहे हम, क्रीमिया वाला विवाद जो कि 2014 के आसपास हमला किया था रूस ने। ठीक है, तो 2014 में रूस ने क्रीमिया विवाद पे, मतलब क्रीमिया के ऊपर हमला किया था, जैसा अभी यूक्रेन पे किया था। यूक्रेन का ही हिस्सा है क्रीमिया भी। इस पर जब रूस ने हमला किया था तब रूस को G7 से निकाल दिया गया था। तो जैसे ही G7 से ये जो G8 था आपका, इससे रूस को हटाया तो पुनः क्या बन गया, ये G7, पुनः G7 बन गया। तो ये हिस्ट्री इसकी थोड़ी सी याद रखें आप। शुरुआत में 6 थे, बाद में एक जुड़ा कनाडा, बाद में 1998 में रशिया जुड़ गया, लेकिन 2014 में क्रीमिया विवाद के चलते इसको फिर से निकाल दिया गया। G7 ये ग्रुप पुनः बन गया। ठीक है, यह ग्रुप हर साल अपनी बैठक करता है और क्यों चर्चा में रहता है, यह इकोनॉमिकल जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो, और जो वर्ल्ड जो सिक्योरिटी है उसको लेकर, एनर्जी वगैरह को लेकर यह चर्चा करता रहता है। ठीक है, अगले साल की बैठक का स्थान तय है, स्थान है जापान। तो यहाँ से हमारे जो फैक्ट है, वन लाइनर फैक्ट है, वो भी बन रहे हैं एग्जाम के। आप लोगों को ध्यान देना है कि G7 का जो स्टैटिक पार्ट है उसके अलावा जो करंट में ये है कि नेक्स्ट ईयर या जो G7 का 49th नंबर का समिट रहेगा वो कहाँ पर होगा, तो वह भी जापान में होगा। ठीक, तो ये G7 के बारे में जानकारी थी। अगर कोई वर्ल्ड मैप पे देखना चाहता है तो यह G7 कंट्रीज़ की स्थिति है। यहाँ पर एक अमेरिका, यहाँ पर कनाडा, यहाँ पर इंग्लैंड,
ऊपर की तरफ जर्मनी, नीचे की तरफ यहाँ पर हो गया फ्रांस, और ये रहा आपका इटली। कॉर्नर पे यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में हो गया आपका जापान। ये हो गया आपके G7, ठीक है। तो आपको याद रखना है G7 कंट्री की स्थिति क्या है। अब अगर बात करें विश्व लेवल पे इसकी स्थिति क्या है, तो देखिए G7 जो है आपका, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी मिलती है हमें कि G7 जो है वो वर्ल्ड का 10% पॉपुलेशन है, ठीक है। और जो जीडीपी की बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो उसका 31% है। तो आप समझ सकते हैं कि 10% पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड का, वो 31 या 31% तक क्या रखता है, अपना जीडीपी का हिस्सा रखता है वर्ल्ड में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी कंट्री है 10% लोगों का, ये सब डेवलप्ड कंट्री है, विकसित कंट्री है। ये अभी आपको आगे और पता चलेगा कि ये सभी की सभी क्या है, आपके विकसित देश है। यहाँ पर इन विकसित देशों की स्थिति देख सकते हैं आप, जनसंख्या का 10% है पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का, और जीडीपी का 31% है। और कार्बन उत्सर्जन की अगर बात करें या कार्बन इमिशन की बात करें, तो 21% के आसपास कार्बन इमिशन करता है। मतलब विश्व का 10% पॉपुलेशन 21% जो कार्बन पॉल्यूशन है वो अकेला ये कर रहा है। तो मैं कुल मिलाकर कंट्री भले ही विकसित है, लेकिन फिर भी कार्बन उत्सर्जन इनका ज़्यादा है। चीन और भारत की अगर बात करें, तो चीन और भारत जैसी जो अर्थव्यवस्था है, जो विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था जिसे कहा जाता है, तो यह विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे जो बड़े बड़े देश है दोनों, यह दोनों ही G7 का हिस्सा नहीं है। जबकि ये दोनों जो है दुनिया की 2 से अधिक आबादी वाली, कुल मिलाकर दुनिया की सबसे जो टॉप के देश है जिनमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वो दोनों ही G7 का हिस्सा नहीं है। तो G7 की ये जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन 10% है और जीडीपी जो है 31% के आसपास कैरी करता है पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का, और कार्बन उत्सर्जन 21% के आसपास। लेकिन अगर बात करें चीन और भारत का, तो दोनों ही G7 का मेंबर नहीं है। यहाँ पर G7 का एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट है कि उसका कोई भी हेडक्वार्टर या सचिवालय नहीं है। ये जरूर याद रखें, कई बार पूछा जाता है G7 का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, 3 ऑप्शन देकर चौथा पूछा जाता है नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है कि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जो भी देश इसकी अध्यक्षता करता है, जैसे इस साल अध्यक्षता किसने किया, जर्मनी ने, तो इस साल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर रहेगा, तो सचिवालय कहाँ रहेगा इस साल का, वो रहेगा जर्मनी में। अगले साल कहाँ पर होगा, जापान में, तो सचिवालय कहाँ पे हो जाएगा, जापान में, अगर साल का पूछा जाए तो। बाकी वास्तविकता में कोई सचिवालय नहीं है। यह विकसित देशों का ग्रुप है जो क्या करता है, तो व्यापार या वर्ल्ड पे जो व्यापार है या इकोनॉमी वाला जो पार्ट है उसके ऊपर अपनी भूमिका निभाता है। तो यह G7 की स्थिति थी। तो जैसा कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, हम इसके खास चीज़ों को ऐड करेंगे। तो देखो चर्चा में क्यों था ये देख लिया हमने, सम्मेलन हुआ था, पीएम ने पार्ट लिया, इसके बाद G7 के बारे में जानकारी दी, और स्थिति भी देख ली कि वर्ल्ड में अभी क्या स्थिति है इसकी, ठीक है। एक मैप भी देखा हमने कि कौन सा कहाँ पर आता है वर्ल्ड में, कौन से क्षेत्र में G7 के कंट्री उपस्थित है। बात करें सम्मेलन की प्रमुख बातों की, तो क्या क्या सम्मेलन में हुआ है खास, सब लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। G7 के अंदर 2 बातें बहुत खास हुई है। सबसे पहले है आपका G7 सम्मेलन में ये जो देश है, विकासशील देश और विकसित देश जो है आपके, इन देशों ने तय किया है कि G7 देशों ने तय किया है कि विकासशील देश और मध्यम आय वाले जो देश है उनके लिए क्या करने वाले हैं, $600 अरब का निवेश करेंगे। कुल मिलाकर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए सबसे पहली घोषणा क्या है इसमें सम्मेलन के अंदर, सबसे पहली घोषणा है $600 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने हेतु इन्वेस्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि G7 सम्मेलन का इस साल का सबसे बड़ा फैक्ट क्या है, $600 अरब का इन्वेस्टमेंट करना है कहाँ पर, विकासशील और मध्यम आय वाले देशों में। किस लिए, उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए रहेगा वो है हमारे पीएम ने क्या कर दिया, तो हमारे पीएम मोदी ने वहाँ पर नागरिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने हेतु लाइफ अभियान शुरू किया है। सब लोग ध्यान दो, हमारे पीएम ने वहाँ पर क्या अभियान दिया है, लाइफ अभियान। जिन लोगों को जानकारी नहीं है या फिर जो लोग इस जानकारी से मतलब अभी पीछे हैं, जिनको जानकारी नहीं है कि जो अभी इस साल जो कॉप सम्मेलन हुआ था ग्लासगो में, एक सम्मेलन हुआ था कॉप का, और उस सम्मेलन में हमारे पीएम ने दिया था पंचामृत योजना। क्या दिया था, पंचामृत योजना। तो आपको याद रखना है पंचामृत योजना वो ऑलरेडी दे चुके हैं हमारे पीएम, और अभी ये दिया है लाइफ योजना। तो आपको समझना होगा कि लाइफ योजना का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है लाइफ योजना का। और लाइफ योजना जो है हमारे पीएम देकर आए, कहाँ पर दिया है पीएम ने लाइफ योजना,
तो लाइफ योजना उन्होंने दिया है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो ये G7 का सम्मेलन था, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से $600 अरब का तो G7 की तरफ से घोषणा किया गया है कि विकासशील देशों को देंगे वो, और हमारे पीएम ने वहाँ पर कहा कि आप पर्यावरण के अनुसार अपनी जीवन शैली को अपनाएं, और लाइफ योजना दिया है उन्होंने। इस लाइफ योजना के अंदर एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, इसका फुल फॉर्म आ सकता है। तो पर्यावरण के लिए अच्छी जीवन शैली, मतलब एक ऐसा हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए जिससे हम पर्यावरण पॉल्यूशन ना करें या इन्वायरमेंट को कोई भी हानि ना पहुंचाए, ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन जीना है। ऐसी ही योजना को नाम दिया है लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, या लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, या पर्यावरण के लिए अच्छी जीवन शैली, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा। यह अभियान किसने शुरुआत किया है? पीएम मोदी ने शुरुआत किया है। कहाँ से किया है? जर्मनी में दिया है उन्होंने ये G7 के अंदर 48 नंबर में, याद रहे, इंपॉर्टेंट। देन इसका जो मेन फंक्शन है या मेन पर्पस है वो क्या है? तो पीछे विचार यही है कि जीवन शैली ऐसी अपनाना है जिससे धरती के अनुकूल हो, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, बस यही हमारा उद्देश्य है। आगे हैं ग्रुप के देशों ने और कुछ भी बात किया है क्या? तो ग्रुप के देशों ने एक पेरिस जलवायु जो समझौता है उसके ऊपर भी चर्चा किया है ग्रुप के देशों ने, और पेरिस जलवायु समझौते को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया है। किसका? पेरिस जलवायु समझौता। अब ये जो समझौते बीच बीच में मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन समझौते के बारे में आप जरूर याद रखें। जैसे मैंने आपको भी बताया था कॉप के बारे में, तो कॉप जब सम्मेलन हुआ था इस बार ग्लासगो में, ठीक है, कॉप कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो में हुआ था इस बार। वैसा ही एक कॉप हुआ था, कॉप 21 2015 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 2015 में ये कॉप 21 हुआ था। इसके बारे में जानकारी ध्यान दीजिएगा। पेरिस समझौता जो है आपका, यह पूरे विश्व के देशों के बीच में कानूनी रूप से एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके अंदर 2015 में यह समझौता हुआ था। कॉप 21 में, कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, याद रहे सबको। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या कॉप 21 का जो सम्मेलन है, इसमें 196 कंट्री ने क्या लिया है? हस्ताक्षर किया था। और 2016 से यह समझौता क्या है? लागू है। और भारत ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये ध्यान रहे। इस समझौते का एक ही उद्देश्य है जो आपको नहीं भूलना है। उद्देश्य क्या है? वैश्विक तापमान को 2 डिग्री से कम करना। वैश्विक तापमान को 2 डिग्री से कम करना, मतलब जो भी एवरेज तापमान है उसको हमें 2 डिग्री से कम करने का प्रयास करना है। यही इसका उद्देश्य है पेरिस जलवायु समझौते का, ये याद रहे सबको। साथ में यहाँ पर क्या क्या चर्चा हुआ है, तो देखो चर्चा एक बार फिर से देख लेना एक बार सम्मेलन की प्रमुख बातें। एक तो $600 अरब का जो इन्वेस्टमेंट करना है विकासशील देशों के अंदर, ठीक है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए, वह याद रखना है। पीएम मोदी का लाइफ योजना याद रखना है। साथ ही जो G7 के लोग हैं उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करने की वकालत करी है, ठीक है। तो पेरिस जलवायु समझौता चर्चा में रहा, तो उसकी जानकारी याद रखें, यह भी काम की रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर बात करें भारत ने क्या क्या कार्य किया है, तो भारत भी देखो जलवायु समझौते का हिस्सा है। तो ऐसे में भारत ने क्या किया है, तो ऐसे में भारत ने भी कहा है कि देखो अक्षय ऊर्जा जो है आपका, या पेरिस जलवायु समझौते के लिए जो 2 डिग्री कम करना है तापमान, उसके लिए भारत क्या कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी या अक्षय ऊर्जा जो है उसके लिए कार्य कर रहा है। अक्षय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो जल ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन, ये सब जो ऊर्जा है आपकी, इसके लिए भारत भी प्रयास कर रहा है और भारत इसके लिए कदम उठा रहा है। हमारे भारत की तरफ से घोषणा किया गया है कि 2022 तक, सब लोग टारगेट देखो भारत का क्या है, भारत का टारगेट है 2022 तक 175 या 175 गीगावाट का जो एनर्जी है वो बनाना है रिन्यूएबल, और 2030 तक टारगेट रखा है हमने 500 गीगावाट। आपको याद रखना है कि इसी सम्मेलन में यह भी बताया गया कि मार्च 2022 तक भारत ने 110 गीगावाट का जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर लिया है। तो मतलब इसमें 3 चीज़ें पता चली, 2022 का टारगेट, ठीक है, 2030 का टारगेट इंडिया का, कहाँ पर G7 का टारगेट बता रहे हैं हम आपको कि G7 में क्या टारगेट दिया है, 2022 का, 2030 का, और यह भी बताया कि 2022 में मार्च में कहाँ तक पहुँच गए हम, तो मार्च में हम पहुँच गए 110 गीगावाट तक, ठीक है। आप लोग याद रखें इस टारगेट को। साथ ही भारत का एक उद्देश्य है वो भी याद रखें कि भारत जो चाहता है कि एथेनॉल पॉलिसी, जिसको नहीं पता है वो याद रहे, एथेनॉल पॉलिसी क्या है कि हमारे फ्यूल में, पेट्रोल के अंदर एथेनॉल को मिलाया जाए। अभी 10% E10 पॉलिसी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो E10 पॉलिसी अभी चल रही है और फ्यूचर में हमारा टारगेट है E20, मतलब भारत जो है अगले 3 सालों में क्या कर देगा, 20%
पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाने का प्रयास करेगा। इथेनॉल जो है गन्ना और ये जो इस प्रकार की जो फसलें होती है उससे बनाया जाता है, तो बायो ऑयल टाइप ही है, बायोमास गैस वगैरह टाइप ही है। और इससे क्या है, कहीं ना कहीं पेट्रोल का जो खपत है हमारा वो कम होगा और पर्यावरण के अंदर जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी वाला पार्ट है उसको हम बढ़ावा दे पाएंगे। तो E10 अभी चल रहा है और E20 हमारा टारगेट है, ये सब लोग याद रखें, ये है भारत की पहल। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि जो भारत है वो पर्यावरण के अनुकूल निवेश कर रहा है वर्ल्ड में। बैटरियों वगैरह को लेकर भी हमारा भारत में काफ़ी कार्य हो रहा है, आपको पता होगा। साथ में अभी हाल ही में आपको याद होगा कि केरल के अंदर जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरीके से सौर एनर्जी या सोलर ऊर्जा के ऊपर चल रहा है। हमारा ओमकारेश्वर वाला जो परियोजना है जिसमें सोलर पैनल लगाए गए, फ्लोटिंग, ये सब क्या है, हमारा पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रो करना, यही हमारा टारगेट है। तो इसीलिए सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है और लगातार इसके लिए जो पेरिस जलवायु समझौता है उसको उसके लक्ष्यों को पाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इसका ध्यान रखें। ये था हमारा आज का टॉपिक और आपको उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, जितने भी बिंदु हमने शुरू में डिस्कस करने के लिए कहा था। तो ऐसे टॉपिक के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ में। और हमारा जो लिंक है ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा PDF ग्रुप पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ऐसे ही केस स्टडी के टॉपिक के लिए बने रहे हमारे क्लास के साथ ऐसे ही। तो लाइक करें वीडियो, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को ठीक है फॉलो करते रहें यूँ ही। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।